गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए नेचर ऑफ स्टेट के अंतर्गत आज हम करेंगे मार्क्सियन व्यू ऑफ द नेचर ऑफ स्टेट, राज्य के स्वरूप संबंधी मार्क्सवादी धारणा। इससे पहले आप उदारवादी धारणा की बात कर चुके हो, यानी राज्य के स्वरूप संबंधी हम उदारवादी विचार कर चुके हैं। आज हम करेंगे मार्क्सवादी विचार। सबसे पहले आप ये देखोगे कि जो कार्ल मार्क्स है वो जर्मनी का एक महान दार्शनिक था, जिसने अपनी महान कृतियों के द्वारा विश्व को एक नवीन और महत्वपूर्ण विचारधारा प्रदान की, जिसको साम्यवाद, मार्क्सवाद अथवा वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है, साइंटिफिक सोशलिज्म। यानी हम मार्क्सवाद को कम्युनिज्म के नाम से भी जानते हैं, मार्क्सवाद के नाम से भी जानते हैं, और इसके अलावा वैज्ञानिक समाजवाद यानी साइंटिफिक सोशलिज्म के नाम से भी जानते हैं। कार्ल मार्क्स की जो महान रचनाएं थी उनमें कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो तथा दास कैपिटल विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मार्क्स के विचारों के प्रसार और उसके ग्रंथों का पूरा करने और उन्हें प्रकाशित करवाने में उनके धनी मित्र फ्रेडरिक एंजलस का बहुत योगदान रहा। एंजलस उनके मित्र भी थे और गुरु भी माने जाते हैं। एंजलस ने मार्क्स के ग्रंथों को पूरा करवाने और प्रकाशित करवाने के साथ स्वयं भी ग्रंथों की रचना की। उनकी प्रसिद्ध कृति थी परिवार, निजी संपत्ति तथा राज्य की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट। एंजलस के अतिरिक्त लेनिन ने भी राज्य संबंधी जो विचार अपनी कृतियों में व्यक्त किए, उनको सामूहिक रूप से राज्य की मार्क्सवादी धारणा कहा जाता है, मार्क्सियन नेचर ऑफ स्टेट। आपके सामने तीन नाम आते हैं, मार्क्स, एंजलस और लेनिन। एंजलस मार्क्स के गुरु थे और लेनिन मार्क्स के शिष्य, और तीनों ने ही जो नेचर ऑफ स्टेट से रिलेटेड अपने विचार दिए, उन विचारों को हम मार्क्सवाद के नाम से जानते हैं। एंजलस ने मार्क्स की किताबों को प्रकाशित करवाने में मदद की, स्वयं भी बुक्स लिखी। इसके अलावा जो लेनिन थे, उन्होंने जो सिद्धांत मार्क्स ने दिए उनको व्यवहारिक रूप प्रदान किया। अर्थात व्यवहारिक रूप का मतलब है कि जिस क्रांति की बात हम देखेंगे मार्क्स कर रहा है, उसी क्रांति को लेनिन ने रूस में करवाया था। राज्य को राजनीति का केंद्रीय विषय माना जाता है और मार्क्सवादी सिद्धांत भी राजनीति के इसी केंद्रीय विषय से संबंधित है। उदारवाद को निरंकुश राजतंत्र के प्रति प्रतिक्रिया का परिणाम माना जाता है। मार्क्सवाद को उदारवाद के प्रति जो प्रतिक्रिया का परिणाम माना जाता है, और इसमें हम ये देखते हैं कि जो मार्क्सवादी सिद्धांत है वो राजनीति के इसी केंद्रीय विषय से संबंधित है। तो कार्ल मार्क्स को मार्क्सवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है। यदि हम मार्क्सवाद को संक्षेप में व्यक्त करना चाहें तो हम उन्हें क्या कहेंगे? व्यक्तिगत संपत्ति का विरोध तथा पूंजीवादी राज्य का अंत। अर्थात जो व्यक्तिगत संपत्ति यानी एक व्यक्ति जो संपत्ति अर्जित कर रहा है, मार्क्स ने उसका विरोध किया, और इसके साथ ही जो पूंजीवादी राज्य थे उनका अंत मार्क्स के अनुसार हो जाना चाहिए। तो यही क्या है? मार्क्सवाद। इसी को ही मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। तो अर्थात मार्क्सवाद क्या है? मार्क्सवाद है कि अगर हम सीधे साधे शब्दों में, सिंपल शब्दों में व्यक्त करना चाहें तो व्यक्तिगत संपत्ति का विरोध और पूंजीवादी राज्य का अंत। कार्ल मार्क्स ने अपने वैज्ञानिक समाजवाद के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए द्वंद्वात्मक पद्धति और इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या तथा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और इसके अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का सहारा लिया। हमने किस किस बात का जिक्र किया इसमें कि कार्ल मार्क्स ने अपने वैज्ञानिक समाजवाद के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए क्या किया, कौन कौन से विचार दिए। तो वो विचार था द्वंद्वात्मक पद्धति, डायलेक्टिकल मेथड,
इसके अलावा इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, मेटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, और अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। आगे चलकर हम इनके बारे में विस्तृत जानकारी भी प्राप्त करेंगे। उदारवाद ने मानव को निरंकुश राजतंत्र से मुक्ति दिलवाई, तो पूंजीवाद के शोषण से मुक्ति दिलवाने का श्रेय मार्क्सवाद के सिद्धांत को जाना जाता है। जब हमने राज्य की प्रकृति से संबंधित उदारवादी धारणा की थी तो हमने यही कहा था कि उदारवाद क्या था? निरंकुश राजतंत्र के प्रतिक्रिया स्वरूप आया था। और अब हम जब राज्य की प्रकृति से संबंधित मार्क्सवादी धारणा के बारे में विचार व्यक्त कर रहे हैं तो हम मार्क्सवाद को क्या मानेंगे? पूंजीवाद के शोषण से मुक्ति। एक आपको निरंकुश राजतंत्र से मुक्त करवाता है तो दूसरी धारणा आपको पूंजीवाद के शोषण से मुक्त करवाती है। राज्य के संबंध में मार्क्सवादी सिद्धांत को जानने के लिए संक्षेप में हमें उनके सिद्धांत को जानना होगा, जिनका प्रयोग अपने वैज्ञानिक समाजवाद को उन्होंने स्थापित करने के लिए किया था। तो सबसे पहले मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर नए समाज की स्थापना को औचित्य सिद्ध करने का प्रयास किया। यानी उन्होंने जो नया समाज बनाया, नए समाज की कल्पना की, उसका औचित्य उन्होंने कैसे सिद्ध किया? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के माध्यम से, जिसके भविष्य के निर्माण की कल्पना उन्होंने की थी, यानी एक नए समाज की। और वो समाज किस प्रकार का था? वो समाज था वर्गहीन समाज, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी वर्ग नहीं होगा। इसके पीछे उनके दो उद्देश्य कार्य कर रहे थे। एक तो वह सर्वहारा वर्ग के लिए उचित स्थिति का निर्माण करना चाहता था, और दूसरा यह कि इस आधार पर वह इतिहास का अध्ययन करके उसकी सामाजिक आर्थिक व्याख्या करना चाहता था। सर्वहारा वर्ग कौन है? सर्वहारा वर्ग है पूंजीवाद। यानी एक तो वह सर्वहारा वर्ग के लिए उच्च स्थिति का निर्माण करना चाहता था, तो दूसरा इस आधार पर वह इतिहास का अध्ययन करके उनकी सामाजिक आर्थिक व्याख्या करना चाहता था। सर्वहारा वर्ग के बारे में विस्तार पूर्वक मार्क्स ने बताया था। मार्क्स ने राज्य के संबंध में जो समाजवादी सिद्धांत दिए, उसके लिए उसने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की तथा उसे उत्पादन और वितरण के साधन के रूप में 6 अवस्थाओं में विभक्त किया। मार्क्स आदिकाल की अवस्था को साम्यवादी अवस्था मानता है, जिसमें व्यक्ति की आवश्यकताएं सीमित थी और कोई वर्ग संघर्ष नहीं था, क्योंकि कोई वर्ग था ही नहीं। जनसंख्या के बढ़ने के कारण दास प्रथा का आरंभ हुआ, तो 2 वर्ग बन गए, स्वामी और दास। यह राज्य की पहली अवस्था थी जिसमें मालिक दासों का शोषण करते थे। उत्पादन के साधनों में परिवर्तन ने इस अवस्था के वर्गों को भी बदल दिया। जमींदारों और किसानों के वर्ग स्थापित हो गए और इसे सामंती अवस्था कहा गया। इस अवस्था में सामंत किसानों का शोषण करते थे, और चौथी अवस्था में मार्क्स स्वयं रहा, जिसे वह पूंजीवाद व्यवस्था का नाम देता है। इसमें 2 वर्ग हैं, पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग। पूंजीपति जिसे बुजुर्ग वर्ग भी कहा जाता है, और सर्वहारा वर्ग जो कि मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है। इसके पश्चात की 2 अवस्थाओं के विषय में मार्क्स भविष्यवाणी करता है। उसका कहना है कि 5वीं अवस्था में सर्वहारा वर्ग का शासन पर क्रांति के द्वारा अधिकार हो जाएगा, यानी सर्वहारा वर्ग क्रांति करेगा और क्रांति के माध्यम से वो समाज के ऊपर अपना अधिकार कर लेगा, और इस प्रकार से इस वर्ग की तानाशाही स्थापित हो जाएगी। अंतिम अवस्था को मार्क्स समाजवाद की व्यवस्था मानता है, जिससे या जिसके अंतर्गत सर्वहारा वर्ग पूंजीवाद का विनाश करने के पश्चात सत्ता को छोड़ देगा, जिससे समाज में एक ही वर्ग होगा तथा समाज वर्ग विहीन समाज होगा, जिसमें ना कोई शोषक होगा और ना ही कोई शोषित होगा। इस प्रकार आपने क्या देखा? 6 अवस्थाएं देखी। सबसे पहली अवस्था कि जिसमें मार्क्स ने बताया
कि उत्पादन के साधनों के परिवर्तन ने इस व्यवस्था को वर्गों को बदल दिया। यानी उससे पहले उसके पास जो था वो 6 अवस्थाओं में पहली अवस्था थी जिसमें उसने साम्यवादी अवस्था उसको माना, जिसमें व्यक्ति की आवश्यकताएं सीमित थी और कोई भी वर्ग संघर्ष नहीं था क्योंकि वर्ग था ही नहीं। सबसे पहले ही उसकी अवस्था थी बिना वर्ग के। उसके बाद उसने बताया कि 2 वर्ग आए और ये 2 वर्ग थे स्वामी और दास। और उसके बाद उसने बताया कि सामंती अवस्था आती है और सामंती अवस्था में किसानों का शोषण कौन कर रहे हैं? सामंत कर रहे हैं, तो सामंत और किसान। और इसके अलावा फिर बाद में उन्होंने कहा कि पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग, और इसके पश्चात सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, और जो उनकी छठी अवस्था है जिसमें उन्होंने कहा कि जो तानाशाही है वो सर्वहारा वर्ग छोड़ देगा और उसके बाद किसी प्रकार का कोई भी वर्ग नहीं होगा। यानी मार्क्स ने हमेशा समाज में 2 वर्गों का जिक्र किया और इन दोनों ही वर्गों में आपस में संघर्ष बताया। तो मार्क्स के इतिहास में जिन 6 अवस्थाओं, जैसे कि सबसे पहली अवस्था आदिम अवस्था यानी आदिम साम्यवाद, उसके बाद दास, फिर सामंती, फिर पूंजीवादी, इसके बाद समाजवाद जो सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, और साम्यवाद यानी वर्ग विहीन समाज की स्थापना का वर्णन किया है। उसमें पहली और अंतिम अवस्था को छोड़कर बाकी 4 में उसने वर्ग संघर्ष बताया, क्योंकि पहली अवस्था में कोई वर्ग नहीं था, आदिम अवस्था थी, और जो अंतिम अवस्था है उसमें जो सर्वहारा वर्ग है जब अपनी तानाशाही को छोड़ देगा तो उसके बाद वो सभी बराबर हो जाएंगे और किसी प्रकार का कोई भी वर्ग नहीं रहेगा। तो मार्क्स का कहना है कि सभी सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक व्यवस्थाएं, सभी सैद्धांतिक दृष्टिकोण जो इतिहास के काल में उभरते हैं वे सब जीवन की भौतिक अवस्थाओं में से निकलते हैं। इस प्रकार मार्क्स का कहना है कि वर्ग संघर्ष ही राज्य का आधार है। राज्य के अंदर 2 विरोधी वर्ग सदैव विद्यमान रहते हैं और जो अपने अपने हितों के लिए आपस में संघर्षरत रहते हैं। कार्ल मार्क्स की एक और कोटेशन हम देखते हैं। कार्ल मार्क्स का कहना है कि, और कोटेशन लिखने का तरीका मैंने आपको बता रखा है कि आप इन्वर्टेड कॉमाज में लिखेंगे, तो पहले आप कोमा लगाएंगे, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमाज में उस कोटेशन को लिखेंगे। कार्ल मार्क्स का कहना है कि कोमा, इन्वर्टेड कोमा, बिगिन, स्थापित समाज का संपूर्ण इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। यानी जो संपूर्ण समाज है हमारा, मार्क्स के अनुसार वो हमेशा से ही वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। इस प्रकार से कार्ल मार्क्स का राज्य का सिद्धांत राज्य रूपी संस्था का विरोध करता है और उसे शोषकों के हाथों में शोषण करने का यंत्र मानता है। अर्थात राज्य का सिद्धांत क्या है? राज्य का सिद्धांत राज्य रूपी संस्था का विरोध करता और उसके शोषकों के हाथों में शोषण करने का यंत्र, यानी राज्य क्या करता है? वो अपनी जनता का शोषण करता है। उनका कहना है कि एक दिन ऐसा आएगा जब राज्य का अंत हो जाएगा तथा एक वर्गहीन समाज की स्थापना की जाएगी। इसमें ना कोई शासक होगा और ना ही कोई शासित, यानी व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके संपत्ति पर सामूहिक स्वामित्व स्थापित किया जाएगा, जिसका प्रयोग सभी सामूहिक रूप से करेंगे। यानी मार्क्स के सहयोगी एंजलस ने भी कहा था कि राज्य एक शोषण का माध्यम है। हम एंजलस की कोटेशन देखते हैं। एंजलस का कहना है कि राज्य एक संगठित उत्पीड़क के अतिरिक्त कुछ नहीं है। राज्य का अस्तित्व तभी स्थापित हुआ जब शासक वर्ग ने इसकी आवश्यकता को अनुभव किया कि ऐसी संगठित शक्ति होनी चाहिए जो वर्तमान संपत्ति को बनाए रख सके। अर्थात एंजलस क्या कहता है? एंजलस ने अपनी कोटेशन में क्या कहा कि राज्य एक संगठित उत्पीड़क के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यानी राज्य क्या करता है? उत्पीड़न करता है। और कैसे करता है? संगठित होकर करता है। यानी राज्य को उसने एक संगठन का नाम दिया और ये संगठन क्या करता है? ये संगठन जनता का शोषण करता है। तो राज्य का अस्तित्व जो है वो तभी स्थापित हुआ जब शासक वर्ग ने इसकी आवश्यकता को अनुभव किया। और इसके अलावा जो शासक वर्ग है वो जनता का शोषण कर रहा था। और इस प्रकार से ऐसी संगठित शक्ति जो वर्तमान संपत्ति संबंधों को बनाए रख सके। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसी संगठन की उस समय आवश्यकता थी जो आपस में जो संपत्ति थी उसको अपने स्वयं को जोड़ कर रख सके, बना कर रख सके। जैसे उन्होंने इनडायरेक्टली
पूंजीवाद को राज्य के साथ जोड़ दिया कि जो पूंजीपति वर्ग है, जो राज्य है, वो उन्हीं की सहायता करता है, उन्हीं की सुरक्षा करता है, उन्हीं के हितों में काम करता है। और इसी प्रकार से मार्क्स ने भी यही कहा था कि जो राज्य है वो पूंजीपतियों के लिए है, क्योंकि वो पूंजीपतियों के हितों के लिए कार्य करता है, ना कि वो जनता के हितों के लिए कार्य करता है। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि मार्क्सवाद राज्य के संबंध में एक ऐसा सिद्धांत है जो अंत में राज्य को ही समाप्त कर देता है। यह सिद्धांत शासकों के दृष्टिकोण को नहीं बल्कि सर्वहारा वर्ग के दृष्टिकोण को प्रकट करता है। नेक्स्ट हम बच्चे करेंगे सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं। अभी आपने मार्क्सवादी धारणा देखी, मार्क्सवादी धारणा की मुख्य विशेषता क्या होगी ये हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। धन्यवाद।